Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important lecture of the GATE botany syllabus that we are covering for our upcoming GATE examination. Okay, so in this class I'll be discussing about the plant pathology, like a few of its important aspects and concept behind this. भाई हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी तो पढ़ी हुई है जो हम लोग ह्यूमंस में या एनिमल्स में देखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एंटीजेंस जो है वो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं? क्या सिर्फ एंटीजेंस एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को नहीं करते? तो बिल्कुल करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट कहीं से रह गए हैं अछूते, प्लांट कहीं दूर हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट में भी पैथोजेंस हैं जो कि प्लांट को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लांट को किल करने की कोशिश करते हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लांट में हमारे जैसे जो मोटाइल सेल्स होते हैं, या हम ये कह लें जो हमारे जैसा इम्यून सिस्टम है, वैसा नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल होता ही नहीं है। पैथोजन की एंट्री के हिसाब से, पैथोजन के नेचर के हिसाब से प्लांट भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स शो करता है। अगर हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स पे एक झलक डालना चाहें तो हमारे पास दो तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, या दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट और एक एडेप्टिव। इन्नेट हमको पता है, फिजिकल बैरियर आते हैं इसमें, केमिकल बैरियर्स आते हैं, और कुछ सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में फ्रीली इवॉल्व कर रहे होते हैं और किलिंग का काम करते हैं। फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास और कंपोनेंट्स हैं ढेर सारे जो कि अडेप्ट करते हैं खुद को, स्पेसिफिकली वर्क करते हैं किसी एक एंटीजन के लिए। और इन्नेट इम्यूनिटी में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी होती है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल, बी सेल प्लस एंटीबॉडीज, बेसिकली ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड दोनों तरीके की इम्यूनिटी आती हैं। पैथोजन में थोड़ा सा, मतलब प्लांट्स में थोड़ा सा, जब पैथोजन से मतलब जो हमारा इम्यूनिटी है उसमें थोड़ा सा ह्यूमन से अलग है। क्या अलग है कि यहाँ पे मोटाइल सेल्स नहीं होते, फ्रीली मोटाइल सेल्स। जैसे हमारे में लिम्फ, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, वहाँ पे मोटाइल सेल्स टी सेल्स और बी सेल्स की फॉर्म में रहते हैं चारों तरफ, यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है प्लांट में। लेकिन प्लांट किस तरीके से खुद को बचाता है, कैसे इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट इटसेल्फ। ओके, तो अगर हम प्लांट डिजीज की बात करें बेसिकली, तो प्लांट डिजीज इज जस्ट एनी एबनॉर्मल कंडीशन दैट ऑल्टर्स द अपीयरेंस और फंक्शन ऑफ ए प्लांट। मतलब नॉर्मल जो चीज़ चल रही है, मतलब प्लांट का जैसा अपीयरेंस होना चाहिए, यानी कि ग्रीन कलर की लीव्स हो, ब्राउन कलर की स्टेम हो, रूट्स हो, एकदम प्रॉपर अपने शेप में फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे हो, तब तो वो प्लांट ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरीके की एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि अपीयरेंस चेंज हो जाए, कुछ फंक्शन ना कर पाए पूरा वो जो उसको करना चाहिए, जैसे कि लीफ अगर फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दे, ठीक है, स्टेम अगर ट्रांसलोकेशन करना बंद कर दे, रूट्स अगर वाटर एब्जॉर्प्शन करना बंद कर दे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्लांट डिजीज्ड है। ठीक है, अब डिजीज जो है ये ऐसी प्रोसेस है जो कि समय के साथ बदल सकती है। हो सकता है कि कोई इंजरी आज हो, उसका फर्क बाद में दिखे, या हो सकता है तुरंत ही हमको उसका फर्क देखने को मिल जाए। जो विजिबल इफेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि लीफ का येलोइंग होना, लीफ का गिर जाना, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होना, ठीक है, इस तरीके के जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं उसको हम कहते हैं, विजिबल इफेक्ट्स को हम कहते हैं सिम्टम्स। ठीक है, और इन्हीं सिम्टम को देख के हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके की डिजीज आखिर प्लांट में हुई है। क्योंकि प्लांट में डिजीज करने वाले, मतलब यहाँ पे दो टर्म भी आते हैं, पैथोजन जिसको हम कहते हैं, जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, और जब ये प्लांट पैथोजेंस प्लांट पे इफेक्ट करते हैं तो उस वक्त हम प्लांट को कहते हैं होस्ट। ठीक है, और ये होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन की फॉर्म में दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और अल्टीमेटली हमको साथ में वर्क करते हुए मिलते हैं। बात करें अगर हम पैथोजन की, तो पैथोजन सिर्फ एक अकेला नहीं है प्लांट के लिए। प्लांट के लिए पैथोजन की एक लंबी चौड़ी मतलब एरे है, काफ़ी सारे पैथोजन को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से जो मेजर हैं वो है हमारे पास फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड नेमाटोड्स। ये चार सबसे कॉमन प्लांट पैथोजेंस हैं जो ढेर सारी डिजीजेस करते हुए हमको मिलते हैं प्लांट्स में। ठीक है, और
बहुत सारी फंजाई, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, नेमेटोड्स जो है प्लांट में डिजीज करते हैं। जैसे कि अगर आप बैक्टीरिया देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस गॉल डिजीज करता है, ठीक है, ट्यूमर बनाता है। फंजाई अलग अलग डिजीज करती हैं, वायरस ढेर सारे वार्ड डिजीज करते हैं, नेमेटोड जो अलग अलग तरीके की डिजीज करते हैं, ठीक है। तो इन सभी डिजीजेस को आप अगर देखो तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट होगा, और वो कॉजेटिव एजेंट प्लांट के केस में पैथोजेंस होते हैं। और वो पैथोजेंस इन मेजर 4 कैटेगरीज को ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। इनको अगर हम अलग अलग भी देखना चाहें बेसिकली, तो फंगस में कैसा मिलता है, फंगस फॉर्म्स वास्ट मेजोरिटी ऑफ बेनिफिशियल मतलब बेनिफिशियल प्लांट्स, लाइक बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल प्लांट्स हैं हमारे जिन पे फंगस जो है अटैक करता है, लाइक स्टॉक डिजीज करता है, ह्यूमंस पे करता है, सभी पे करता है। और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, क्लोरोफिल इसमें नहीं होती है, और इसमें ढेर सारे ऐसे फिलामेंट्स जैसे या हम ये कह लें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हाइफी कहते हैं। और ये हाइफी चारों तरफ सेल्स के अंदर फैल जाती है, अल्टीमेटली सेल का न्यूट्रिशन ले लेती है और सेल को किल कर देती है। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के द्वारा। इस तरीके से इनके स्पोरेंजियोफोर बनते हैं, और ये बर्स्ट होके क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, और इस स्पोर से और ढेर सारी हाइफी बन जाती हैं, और इस तरीके से पूरे प्लांट सेल्स में, ह्यूमस में फैल जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की क्लास हमको ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं। ये एक साथ सेल को क्लम्प अप कर देते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, ट्यूमर फॉर्म करवाते हैं प्लांट्स में, और भी बहुत सारे डिजीज जैसे रॉट डिजीज़ है, चीज़ों को ख़राब करने का काम करते हैं, ठीक है। और बड़ी आसानी से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाते हैं ये बाय मतलब विंड, ओके। जैसे अगर विंड ड्रिवन रेन आ रही है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, एक लीफ से दूसरी जगह उड़ जाएंगे, दूसरे प्लांट पे भी जो बीमारी है, जो डिजीज़ है वो फैला सकते हैं। फिर अगर हम बात करें वायरसेस की, तो ये तो और भी छोटा पार्टिकल है बैक्टीरिया से, जो कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और बहुत सारी डिजीज ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी कॉज करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, रेबीज, स्मॉल फॉक्स, वर्ड्स ये प्लांट में करते हुए मिलते हैं। और बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज ये करने में आगे रहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा छोटा साइज होता है इनका कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप फिजिकली करना चाह रहे हो, प्लांट के जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस होते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब आते हैं सेल्स, तो एक सेल से दूसरे सेल्स में सिग्नलिंग कर दी जाती है कि भैया यहाँ पे वायरस आ चुका है, आसपास के सेल सतर्क हो जाओ। तो वैसी ही कुछ चीज़ें प्लांट्स में भी करी जाती हैं। क्या करी जाती हैं वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास नेमाटोड क्या है, ये छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, राउंड स्लेंडर थ्रेड लाइक वॉर्म्स जो हमको देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली इस तरीके से, जैसे ये आपको रूट देखने को मिल रही है सोयाबीन की, तो ऐसे पेनेट्रेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अनहैच्ड होगा एग से, फिर हैच होगा, हैचिंग होने के बाद ये पेनेट्रेट करेगा अंदर, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करेगा, ठीक है, फीड करेगा प्लांट की रूट पे, और फिर यहाँ पे डिजीज कॉज करके ये फीमेल क्या करेगी, एग ले कर देगी, और वहाँ से फिर से उस एग से नए नेमाटोड्स बनेंगे। तो बेसिकली लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए अपना प्लांट को ये एज एन होस्ट यूज करता है नेमाटोड, ओके। तो कुछ पैरासाइट्स इसके एनिमल्स पे भी होते हैं, इंसेक्ट्स पे होते हैं, फंजाई, और भी हमको देखने को मिलते हैं मतलब प्लांट्स वगैरह में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम ये कह लें हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर ये प्लांट की रूट में है तो जाहिर सी बात है प्लांट की रूट से न्यूट्रिशन तो लेगा ही लेगा, इसके साथ साथ जो रूट का मेन फंक्शन है वाटर अब्जॉर्प्शन का, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हमको ये चीज़ देखने को मिल सकती है यहाँ पे नेमाटोड के साथ। प्लस ये तो हो गई बीमारी, लेकिन क्या बीमारी से लड़ने के लिए प्लांट के पास कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। कई सारी चीज़ें हैं प्लांट के पास। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट इस्तेमाल करता है, जो प्लांट यूज़ करता है लड़ने के लिए, इनसे बचने के लिए? तो बेसिकली अगर प्लांट के पास पैथोजन आया है तो वो उसे ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, है ना। या तो उसे खुद किल कर देगा, या तो मतलब उसे किल कर देगा, या फिर खुद किल हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप के सामने एक कमरे में एक इंसान बंद है, ठीक है, आपके पास बंदूक में गोली नहीं है, आपके पास सिर्फ एक बॉम्ब है, ठीक है, और उसके पास गोली है बंदूक में, तो या तो वो आपको मार देगा, ठीक, और भाग जाएगा, या आप वो बॉम्ब वो करो, डिटोनेट कर दो, आप खुद भी मर जाओ और उसको भी मार दो। तो वो होता है यहाँ पे कि अगर पैथोजन मार देगा हमें, तो इससे अच्छा हम खुद को मारें और साथ में उसको ले मरें,
ठीक है। तो ये भी चीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिलती है। ऐसा हम लोग के सेल्स में भी होता है, हमारी बॉडी में भी होता है, लेकिन प्लांट्स भी ये चीज़ करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लांट्स में मोटाइल सेल्स नहीं होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स नहीं होते जैसे हमारे में मैक्रोफेजेस हैं, इनके सेल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट की बॉडी में जा रहे हैं और जहाँ पे पैथोजन मिल रहा है वहाँ पे किल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ प्लांट में नहीं होती है कि पता चला एक जगह से दूसरी जगह सेल जा रहे हैं तैर तैर के और फिर जहाँ पैथोजन मिल रहा है वहीं जाके उसे खत्म कर देना। ऐसा नहीं हो पाता। इसमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, जिसमें से नंबर फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, या इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, काफ़ी सारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, हमारा टीयर्स हैं, जैसे में लाइक क्राइमल ग्लैंड से हमारा मतलब लाइसोसाइम देखने को मिलते हैं, उसमें टीयर्स में है, हमारे पास स्वेट है, हमारे पास ऑयली ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ऐसे हमारी इन्नेट इम्यूनिटी रहती है। तो प्लांट के पास भी फिजिकल बैरियर है, ऐसा नहीं कि प्लांट के पास फिजिकल बैरियर की कमी है। यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी है जो कि फिजिकल बैरियर बना रही है वो क्या है, वैक्सी कैटिकल्स हैं, प्लांट की रिजिड सेल वॉल है, प्लांट की एंटी माइक्रोबियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक एरे है जो कि प्रेजेंट है, जैसे कि एल्कलॉइड्स कुछ होते हैं जो कि प्लांट को बचाते हैं इन पैथोजन से। तो वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, मतलब जो प्लांट यूज़ कर रहा है एज एन इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद बारी आती है एडेप्टिव इम्यूनिटी की। लेकिन अभी इन्नेट इम्यूनिटी खत्म नहीं हुई। इन्नेट इम्यूनिटी को भी समझाने के लिए या हम ये कह रहे हैं कि प्लांट की इम्यूनिटी जब एज ए फिजिकल बैरियर देख ली गई, उसके बाद समझाने के लिए कहा गया कि प्लांट जो है वो दो ब्रांचेस यूज़ करता है मॉलिक्यूलर डिफेंस की। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट का डिफेंस सिर्फ इतने में ही रुक जाता है इन्नेट इम्यूनिटी, इसके आगे दो ब्रांचेस यहाँ पे शेयर करी जाती हैं बचने के लिए। अब इसको आप इन्नेट में कंसिडर करो या आप इसको एडेप्टिव में कंसिडर करो, लेकिन होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है तो इसको हम एडेप्टिव में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, मैम्प का मतलब होता है हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड मेम्ब्रेन पार्टिकल्स या मॉलिकुलर पार्टिकल्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड मॉलिकुलर पार्टिकल्स, मैम्प। ठीक है, जैसे हमें देखना मिलता है ह्यूमंस में, जब हमारी इम्यून सिस्टम की पढ़ रहे होते हैं वैसे ही इसमें होता है मैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, MTI दो होती हैं, एक MTI और एक ETI। ठीक, MTI इज मैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी और ETI से अफेक्टेड ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो मैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि प्लांट जो हमारे पैथोजेंस हैं उनके सरफेस पे रहने वाले कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको वो पहचानता है। ठीक, और उससे ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमारे प्लांट का पार्ट नहीं है, और उसके अगेंस्ट वो अपना जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ट्रिगर कर देता है। जैसे कि प्लांट की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमारे में टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं, ऐसे ही प्लांट में रिसेप्टर होते हैं, प्लांट मेम्ब्रेन रिसेप्टर PRR जिसको कहते हैं, जो कि मैम्प को रिकॉग्नाइज करते हैं और MTI को शुरू करते हैं। ठीक है, प्लांट मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स रहते हैं PRRs जो कि मैम्प्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर MTI को इंड्यूस करते हैं, यानी कि मैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं। और उसमें होता क्या है, उसमें रैपिड कैल्शियम इन्फ्लक्स हमको देखने मिलता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हुई मिलती हैं, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एक्यूमुलेशन हो जाता है जो कि किल करने के काम आती हैं इन पैथोजेंस को। प्लस माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन कैस्केड्स को एक्टिवेट करते हैं, सेल वॉल ऑल्टरेशन होने लगते हैं, सेल वॉल में चेंजेस आने लगते हैं, और डिफेंस जीन्स का एक्सप्रेशन होने लगता है कि भैया तैयार हो जाओ, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया है। ठीक है, अब ये मैम्स होते हैं कौन से, क्या है मैम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल फ्लैजेलिन है, ये हो सकता है, एलोंगेशन फैक्टर हो सकता है, फंगल काइटिन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं जो कि कंजर्व्ड होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो हमको देखने को मिल रहे हैं, इनको कंसिडर करता है प्लांट और फिर MTI को ट्रिगर करता है और अल्टीमेटली इन्हें किल कर देता है। ठीक है, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर MTI भी धोखा खा जाए, मतलब अगर पैथोजेंस खुद को इस तरीके से इवॉल्व कर लें कि MTI से वो बच जाएं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रहती है ETI, एफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो
एमटीआई को काउंटरएक्ट करने के लिए ईटीआई सामने निकल के आती है। ये क्या करते हैं, बेसिकली पैथोजन जो है कुछ इफेक्टर प्रोटीन रिलीज करते हैं होस्ट के अंदर आके। ठीक है, इफेक्टर प्रोटीन किस तरीके से कि प्लांट की सेल वॉल को उन्हें डिग्रेड करना है ताकि वो सेल के अंदर जा सके, तो वो कुछ प्रोटीनेजेस रिलीज करेंगे, कुछ पेक्टिनेजेस रिलीज करेंगे। उन जो इफेक्टर प्रोटीन होते हैं उनको पहचानता है हमारा प्लांट। ठीक, और फिर उन इफेक्टर प्रोटीन को पहचान के एक इफेक्टर ट्रिगर्ड ससेप्टिबिलिटी को शुरू करा जाता है। उसके साथ साथ हम ये कह लें जो इन इफेक्टर प्रोटीन को पहचानने के लिए क्या करेंगे भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बैठे हुए हैं, हाँ भाई तुम इधर आ जाओ, तुम बाहर के हो, उसमें रिसेप्टर होंगे। तो वैसे ही इंट्रासेलुलर इम्यून रिसेप्टर्स होते हैं प्लांट्स के पास। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ल्यूसीन रिपीट होता है एंड हमारे पास एनबी। ठीक है, ल्यूसीन रिपीट होता है एलआरआर और रिसेप्टर होता है हमारे पास एनएलआर, जो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ही इन रिसेप्टर से ये इफेक्टर प्रोटीन बाइंड करते हैं, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देते हैं जिसको हम कहते हैं ईटीआई, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, या इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एनएलआर्स एक्टिव होते हैं या बाइंड करते हैं इफेक्टर प्रोटीन के साथ, ये अलग अलग प्रोसेसेस शुरू करते हैं। जैसे Ca2+ सिग्नलिंग शुरू कर देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग शुरू कर देते हैं, रॉस का प्रोडक्शन करने लगते हैं, हाँ, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में ऑल्टरेशन करने लगते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रोग्रामिंग करने लगते हैं, यानी कि डिफेंस जीन्स को एक्टिवेट करने लगते हैं, और इस तरीके का एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। यहाँ पे इसी रिस्पॉन्स को हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं, जब एक ही जगह सब कुछ एक्टिवेट होने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, जब ये ऐसा कर रहे होते हैं पैथोजन को किल करने के लिए, उसी वक्त ये दो और चीज़ें बनाते हैं, दैट इज जैस्मोनिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो होता क्या है, जे और एसए इन दोनों को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब ये बनते हैं तो इनका जो नेचर होता है वो होता है वोलेटाइल, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बेसिकली ये प्लांट से वोलेटिली बाहर निकल सकते हैं। अब पहली बात तो ये कि चलो ये बाहर निकल गए, अब ये करते क्या हैं, ये प्लांट्स के आसपास, मतलब मान लीजिए ये प्लांट है आपका, और प्लांट के यहाँ पे सेल्स में क्या हुआ, पैथोजन अटैक किया, तो पहले तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और प्लांट्स के बाकी सेल्स को बताएंगे कि नीचे अटैक हो चुका है, मैं आया हूँ तुम्हें बताने, तुम तैयार हो जाओ। तो प्लांट अपने जितने भी मतलब प्रोटीन्स हैं, जो रिस्पॉन्सेस हैं, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेस, उनको एक्टिवेट करके रखता है। प्लस ये आसपास के प्लांट्स के पास भी जाते हैं, उनके पास भी जैस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के जो रिसेप्टर्स हैं वो रहते हैं। तो आसपास वाले प्लांट्स को ये बताते हैं कि इस प्लांट में इस वायरस ने, इस बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया है, तुम भी तैयार हो जाओ। तो जब ये ऐसा करते हैं तो इस तरीके का एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं, और उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, या हम ये कह लें, इसको जो बोला जाता है वो कहा जाता है SAR। सिस्टमिक का मतलब होता है लंबी दूरी तक, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस किसकी वजह से मिलता है, तो हमें जे और एसए की मदद से होता है। ठीक है, जो कि इफेक्टर परसेप्शन को बताते हैं साइट ऑफ इंस्पेक्शन से दूर जा जाके कि बेटा आसपास जितना तुमको बंद करना है सब कुछ कर लो, कैलोस डिपोजिशन कर लो, इस एरिया को सील कर दो, कुछ भी करो, लेकिन बच के रहो। तो एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल ले जाने का काम यही वोलेटाइल जे और एसए करते हैं, जो कि सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, खुद को भी और आसपास के प्लांट्स को भी बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी हो गई, एमटीआई हो गई, ईटीआई हो गई, एसएआर हो गया, जो हमको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर द प्लांट पैथोलॉजी। I hope you guys find it helpful. Do let us know. Join the YouTube Gurumantra channel and Telegram channel of Gurumantra for discussion. We'll meet you in the next class.